हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर नेक्स्ट इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। नेगेटिव इंटरेक्शन में हम फोर्थ कैटेगरी एमेंसेलिज्म। देखो नेगेटिव इंटरेक्शन में मैं आपको प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन ऑलरेडी स्टडी करवा चुकी हूँ पहले की वीडियो में, और आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे, एमेंसेलिज्म। तो बेटे एमेंसेलिज्म क्या होता है? एमेंसेलिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है अपने आसपास में। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं एमेंसेलिज्म को? इट इज द फिनोमिना इन विच वन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ। तो बेटा हमने कैसे डिफाइन किया इसको कि एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ टू फ्लोरिश द अदर ऑर्गेनिज्म नियर बाय इट, एंड वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा दैट इज नॉन एज एमेंसल। तो हम एमेंसल क्या कहेंगे? एमेंसल इज द ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम एमेंसल नाम देंगे। और बेटा कैसे इनहिबिट करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स। और वो केमिकल्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं उन केमिकल्स को हम क्या नाम देंगे? दे आर नोन एज एलोकेमिकल्स। ठीक है बेटे, क्या नाम देंगे हम? एलोकेमिकल्स। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ स्मूदर क्रॉप्स का। स्मूदर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप होती है जो अपने आसपास में वीड को ग्रो नहीं होने देती। तो हम कैसे कहते हैं? स्मूदर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स which do not allow to grow weeds nearby them। जो अपने आसपास में वीड्स को नहीं ग्रो होने देते उनको हम स्मूदर क्रॉप कहते हैं। इसमें काफ़ी वेल नोन एग्जाम्पल एक आएगा सनफ्लावर का। सनफ्लावर, सोरगम, बार्ले, एल्फा एटसेट्रा, ये सब किसमें आते हैं? स्मूदर क्रॉप में आते हैं। तो इसमें क्या हुआ? जो स्मूदर क्रॉप है वो एमेंसल हो गई क्योंकि उन्होंने वीड की ग्रोथ को इनहिबिट किया। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल और आता है बेटा वॉलनट का। एक एग्जांपल आता है वॉलनट का। तो ये वॉलनट क्या करता है? ये वॉलनट की जो रूट होती है कुछ हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल रिलीज करती है जिनका नाम होता है जुगलोन। लिखेंगे इट्स रूट सीक्रेट टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करती हैं जिसको हम नाम देते हैं जुगलोन। और ये जुगलोन है, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ दिस जुगलोन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ। ये किसको नहीं होने देता भाई अपने आसपास में? जैसे कि एप्पल है, टोमेटो है, एल्फा ग्रास है, इनको इसके आसपास में ग्रो ही नहीं होने देगा। किसके आसपास में? वॉलनट के आसपास में। और फिर एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करे बाय सीक्रेटिंग टॉक्सिक केमिकल, उस फिनोमिना को हम नाम देंगे एलिलोपैथी। क्या नाम देंगे? एलिलोपैथी। एलिलोपैथी इज द फिनोमिना इन विच वन ऑर्गेनिज्म in which organism inhibit growth of other organism by secreting। कैसे भाई? कैसे इनहिबिट करे? by secreting toxic केमिकल को सिक्रीट करके अगर वो किसी की ग्रोथ को इनहिबिट करता है तो उस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? दैट फिनोमिना इज नोन एज एलिलोपैथी। ठीक है, ये मैंने किसका एग्जांपल बताया? एलिलोपैथी शो करने वाला प्लांट कौन था भाई? वॉलनट। ठीक है। अच्छा, एक प्लांट और आता है जिसका नाम है सिल्वर ओक। एक प्लांट मैं और बताती हूँ आपको, सिल्वर ओक। सिल्वर ओक का प्लांट ऐसा है कि इसकी रूट ऐसे केमिकल रिलीज करती है कि ये अपने ही सीड को ग्रो नहीं होने देता, अपने ही सीड को अपने आसपास में जर्मिनेट नहीं होने देता। ठीक है, सिल्वर ओक में। और ऐसे फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? ऑटोपैथी। लिखेंगे इट्स रूट सीक्रेट्स some chemical
some chemical that do not allow the germination of its own seed, कि अपने ही सीड के लिए इसका केमिकल टॉक्सिक बन जाए। और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे भाई? दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑटोपैथी, ऑटो मतलब सेल्फ, कि खुद के लिए टॉक्सिक बन जाना। और एलिलोपैथी में क्या बताया था भाई? किसी दूसरी स्पीसीज के लिए टॉक्सिक बन जाना। तो आपने जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, चाहे सिल्वर ओक का हो, चाहे वॉलनट का हो या समुद्र क्रोप का हो, इसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, मतलब एक एमेंसल का काम कर रहा है कुछ केमिकल्स की हेल्प से। उन केमिकल्स को क्या नाम दिया गया बेटा? एलोकेमिकल्स। ठीक है, इसमें बेटा हम एमेंसिलिज्म में जो एंटीबायोटिक्स होती है ना हमारी, वो भी इसी का एग्जाम्पल आएंगे। एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। तो इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप का एमेंसिलिज्म शो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेगेटिव टाइप ऑफ द इंटरेक्शन। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने पॉजिटिव इंटरेक्शन। अब हम नेगेटिव इंटरेक्शन की बजाय कौन सी इंटरेक्शन स्टडी करेंगे? पॉजिटिव इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। और पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है कि दो स्पीसीज में से एक स्पीसीज क्या होगी? बेनिफिटेड होगी, अदर मे रिमेन्स अनअफेक्टेड और मे बी बेनिफिटेड, बट इट विल नेवर बी नेगेटिवली हार्म। देखो नेगेटिव इंटरेक्शन में हमने क्या कहा था कि एक स्पीसीज को हार्म होगा, दूसरी वाले को चाहे फायदा हो, चाहे रिमेन्स अनअफेक्टेड हो, चाहे भले उसको नेगेटिव हो। लेकिन एक हो सकता है कि दोनों स्पीसीज को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि एक स्पीसीज को नेगेटिव इम्पैक्ट हो। अगर किसी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको हमने नेगेटिव इंटरेक्शन नाम दिया था। लेकिन पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होगा? अब हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो कैसे दिखाते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच एटलीस्ट वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड। Type of interaction in which at least one species get benefited, others may be unaffected or may be benefited but does not harm। क्या नहीं होगी? वो हार्म नहीं होगी, लेकिन उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बेनिफिट हो सकता है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव हो भी सकता है और दैट मीन रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम सबसे पहले टाइप जो स्टडी करेंगे वो होगा कॉमेंसेलिज्म। कौन सी स्टडी करेंगे भैया? हम कॉमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म एक ऐसा टाइप का इंटरेक्शन होता है जिसके अंदर एक स्पीसीज को तो पॉजिटिवली बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीसीज को कोई असर नहीं पड़ता, दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसका मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी फिशेज होती है शार्क के साथ में एक छोटी सी फिश होती है शकर फिश, वो अटैच रहती है। शार्क अपना खाना खाती है तो साथ में कुछ खाना नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर शकर फिश फीड करती है। तो शकर फिश को तो क्या फायदा हो गया कि उसे खाने के लिए खाना मिल गया और शार्क को कोई असर नहीं पड़ा। दैट इज नाइदर बी नेगेटिवली इफेक्टेड और नॉर पॉजिटिवली इफेक्टेड। ना तो उसे शकर फिश के रहने से कोई पॉजिटिव बेनिफिट है और ना ही उसके जाने से कोई उसे नेगेटिव हार्म है। तो इस तरीके से हम इस इंटरेक्शन को नाम देंगे कॉमेंसेलिज्म। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। It is a type of interaction between two different species in which one get benefited and other remains unaffected। और दूसरी क्या रहेगी? अनअफेक्टेड रहेगी। इसमें से वो स्पीसीज, द स्पीसीज दैट गेट बेनिफिटेड,
को फायदा होता है उस स्पीसीज को हम क्या नाम देंगे, कमेंसल, दैट इज नोन एज कमेंसल। और दूसरी वाली स्पीसीज दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, उस स्पीसीज वो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ी स्पीसीज होगी, ऑर्गेनिज्म साइज में लार्ज होगा, उसको हम नाम देंगे होस्ट। ठीक है, तो ये होस्ट और कमेंसल के बीच का रिलेशनशिप है जिसमें कमेंसल को पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है और होस्ट रिमेन्स जीरो इम्पैक्टेड, दैट मीन्स कि वो अनअफेक्टेड रहता है, उसको कोई भी असर नहीं होता इसके प्रेजेंट होने या ना होने से। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। सबसे पहला आता है बेटा सकरफिश एंड शार्क, सकरफिश एंड शार्क। इसमें सकरफिश रिमेन्स अटैच्ड विद द शार्क एंड फीड ऑन द लेफ्ट ओवर फूड। ठीक है, इसमें जो हमारे सकरफिश है दैट रिमेन्स अटैच्ड विद shark and feed on the leftover food। या हम क्या कह सकते हैं कि जब शार्क फूड खाती है तो कुछ जो हमारा वो फूड गिरता है शार्क के माउथ से उसके ऊपर क्या करती है, फीड करती है। दूसरा क्या होता है बेटा कि शार्क के साथ में अटैच रहने की वजह से जो शकरफिश है दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड बाय द प्रीडेटर, बिकॉज किसी प्रीडेटर की हिम्मत नहीं होती कि वो शार्क के मुंह में से, शार्क के आसपास में से शकरफिश को निकाल ले। एंड इट ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर, वो उसके साथ में छुपके से लगी रहती है ताकि कोई प्रीडेटर उसे पकड़ ना सके। तो यहाँ पे शार्क को ना तो कोई बेनिफिट मिलता है और इस एसोसिएशन से ना ही उसे कोई नुकसान होता है। तो हमारी जो शार्क है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये पहला एग्जांपल था कमेंसलिज्म का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल देखेंगे बेटा कमेंसलिज्म के अंदर एक एपिफाइट का आता है ऑर्चिड। सेकेंड एग्जांपल है ऑर्चिड। इट ग्रो ऑन द मैंगो ट्री, ये मैंगो की ट्री के ऊपर ग्रो करता है। एंड इट एक्ट एज ए स्पेस पैरासाइट। स्पेस पैरासाइट सिर्फ जगह के लिए मैंगो की ट्री के ऊपर ग्रो करता है, मैंगो ट्री को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइट की तरह काम नहीं करता उसमें कि उसके अंदर अपने रूट को पेनिट्रेट करके, जैसे कि कैक्टस करता है, सॉरी कैक्टस नहीं, पुष्कुटा एक टाइप का पैरासाइट होता है ना कि दूसरे प्लांट में से नरिशमेंट लेता है। इसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए मैंगो ट्री से, जस्ट इस स्पेस के लिए उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये ऑर्चिड कैसा हुआ, ये एक टाइप का कमेंसल हुआ, किसे स्पेस मिल गया और मैंगो ट्री रिमेन्स अनअफेक्टेड। ऐसे बेटा एक और एग्जांपल आता है जिसका मैं नाम बताती हूँ बर्नैकल्स। जो बर्नैकल्स होते हैं वो वेल के बर्नैकल्स हैं एंड वेल। बर्नैकल्स और वेल में क्या रिलेशन होता है कि बर्नैकल्स किसके ऊपर मिलते हैं, वेल की बैक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अटैच टू द सरफेस ऑफ वेल जस्ट फॉर द शेल्टर। इसमें लिखेंगे बर्नैकल्स अटैच टू द सरफेस ऑफ वेल जस्ट फॉर शेल्टर। जगह लेने के लिए वो भी वेल के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो ये दोनों टाइप का इंटरेक्शन कमेंसलिज्म हुआ, क्योंकि ना तो मैंगो ट्री को कोई नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा। सिमिलरली वेल के पास भी कोई ना तो पॉजिटिवली कोई उसको बेनिफिट है और ना ही नेगेटिवली कोई हार्म है बिकॉज ऑफ द बर्नैकल। तो ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल पे बेटा, कमेंसलिज्म। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ इग्रेट का एंड कैटल्स का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है इग्रेट एंड कैटल्स। जनरली इग्रेट्स जो होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, ये कैटल्स की बैक के ऊपर बैठे हुए मिलते हैं। क्यों, जैसे जैसे कैटल्स फीड करती है प्लांट्स की वेजिटेशन के ऊपर, तो उन वेजिटेशंस में से हिलने आने के बाद उसमें से इंसेक्ट्स निकलते हैं और उन इंसेक्ट के ऊपर ये इग्रेट फीड करते हैं। अगर ये कैटल के साथ में ना रहे, कैटल के ऊपर
ना बैठा रहे तो इसमें खुद में उन वेजिटेशंस को हिलाने की पावर नहीं होती कि उनमें से इंसेक्ट्स को ढूंढ ले। तो इसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि जैसे जैसे कैटल फीड करेंगी ये उनमें से निकलने वाले इंसेक्ट के ऊपर फीड कर जाएंगे। कैटल को इससे ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई फायदा है, बिकॉज कैटल की फीडिंग हैबिट्स अलग है और इसकी फीडिंग हैबिट्स अलग है। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ द कमेंसलिज्म। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इग्रेट्स फाउंड ऑन द बैक ऑफ कैटल and when cattle stir up vegetation, when cattle stir up vegetation, then insects flush out and this egret will feed on this insect, और इग्रेट फीड कर जाएगा उन इंसेक्ट्स के ऊपर। तो इग्रेट्स के लिए फायदा क्या हो गया कि उसे इंसेक्ट्स को नोटिस करना और कैप्चर करना इजी हो गया, अदरवाइज कैटल के बिना इसको आइडेंटिफाई करना, उनमें से वेजिटेशन में से इंसेक्ट्स को निकालना काफ़ी मुश्किल काम था। तो ये अगेन एक टाइप का कैसा रिलेशनशिप है बेटा, ये भी एक टाइप का कमेंसलिज्म का ही रिलेशनशिप है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बताता हूँ कमेंसलिज्म के अंदर ही। आप लोगों ने क्लोन फिश के बारे में सुना होगा, सी एनीमोन, ठीक है। जो सी एनीमोन होता है वो देखो इस तरीके से हमारा सी एनीमोन मिलेगा आपको, ऐसे इसमें टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये टेंटिकल्स जनरली पॉइजनस होते हैं। तो इन टेंटिकल्स के अंदर छुप के बैठ जाती है कौन, क्लोन फिश। तो क्लोन फिश ऐसा क्यों करती है, वो क्लोन फिश ऐसा इसलिए करती है ताकि वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा ले। ये क्लोन फिश बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी एनीमोन को कोई ना तो नुकसान है ना फायदा है, तो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, बट क्लोन फिश इज पॉजिटिवली बेनिफिटेड एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्लोन फिश का एंड सी एनीमोन का, ठीक है। इसमें लिख लेंगे कि क्लोन फिश फाउंड इन द टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमोन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए वो क्लोन फिश है वो टेंटिकल्स भी मिलती है। तो ये हमने पहला पॉजिटिव इंटरेक्शन स्टडी कर लिया है, कमेंसलिज्म। इसके बाद बेटा म्यूचुअलिज्म के बारे में, प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में हम और स्टडी करेंगे, जो कि हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।